फाइन। तो देखो आज क्लास में हम लोग एज यूजुअल 4 टॉपिक को कवर करेंगे। पहला टॉपिक जो होगा स्टूडेंट 359, उसमें हम लोग 360 डिग्री में समझने का प्रयास करेंगे कि ये बिहार का सेंसस है क्या और इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है और नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, प्रोपोनेंट्स क्या बोल रहे हैं। कई लोग तो बोल रहे होंगे कि बिहार ने सही चीज़ किया कास्ट सेंसस करके, है ना, बट कई लोग ऐसे भी हो गए जो बोल रहे होंगे कि गलत किया है, क्योंकि पूरा इंडिया में इसका गलत मैसेज जाएगा। तो डिबेट है ये, तो डिबेट समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा विषय देखो 360 mRNA वैक्सीन, ठीक है। ये देखो अपने आप में बहुत बड़ा इनोवेशन था कोविड के टाइम में, क्योंकि ये जो वैक्सीन है ना, ये बहुत नया तरीका से वैक्सीन बना था। हालांकि ये वैक्सीन को बनाने के लिए 30 साल और 40 साल पहले भी प्रयास हुआ था, मन नहीं बन पाया बिकॉज ऑफ द सम प्रॉब्लम्स। मैं वही कहते हैं कि जो महारत होते हैं, जो महारथी होते हैं, वो क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी तुमको देखने को मिलेगा कि जो 30 साल 40 साल से वैक्सीन डेवलप नहीं हो रहा था, वो कोविड के टाइम में वो वैक्सीन डेवलप हो गया। और तुम लोगों को जान के हैरानी होगा स्टूडेंट, दुनिया ने जो कोविड के टाइम में जो किया है रिसर्च, वो कितना साल तक ऐसा हुआ ही नहीं था। तो हमारे जितने भी साइंटिस्ट कम्युनिटी है, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अचीव किया है कोविड के टाइम में। बोलते हैं ना, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, है ना। जब पता चला कि कुछ नहीं है आपके हाथ में, आपको करना ही पड़ेगा, तो आप करोगे ही करोगे। और देखो इसी के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया है फिजियोलॉजी में, वही तुम्हारा मेडिसिन में, समझे, 2 को दिया गया है। तो समझेंगे डिटेल्स में। 361 देखो, ये लैंसेट रिपोर्ट है। इसमें बताया गया कि जो महिलाओं को जो कैंसर होता है, उसको अटेंशन उतना नहीं मिलता है जितना तुम्हारा काउंटर पार्ट मेल को मिलता है। मेल को हमेशा ही ज़्यादा तवज्जो मिलता है, तवज्जो मतलब इम्पोर्टेंस मिलता है, बट फीमेल को, वुमेन को उतना नहीं मिल पाता है। और केवल इंडिया का ही बात नहीं है, ये पूरा दुनिया का बात है। तो इसमें इंडिया का भी स्थिति देखेंगे। और जैसे बहुत सारा बीमारी जो है वो बहुत ही स्टीरियोटाइप है। स्टीरियोटाइप का मतलब जैसे मान लो कि ब्रेस्ट कैंसर है, सर्विकल कैंसर है, हाँ, जो गर्ल्स का जो प्राइवेट पार्ट्स में होता है, वहाँ पे यदि मान लो उस तरह का कैंसर आ गया, तो कई टाइम तो ऐसा होता है गर्ल्स उस चीज़ को रिवील ही नहीं कर पाती है। और दूसरी बात है जो अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर है, तो मेल का डॉक्टर जानते हो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल डॉक्टर। तो कई बार, है ना, रिवील नहीं करते हैं गर्ल्स लोग। और स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं हो पाता, यानी कि डायग्नोसिस नहीं हो पाता, अर्ली स्टेज वाला जो होता है उसको स्क्रीनिंग कहते हैं। तो स्क्रीनिंग के नहीं होने के वजह से बहुत सारे लोग का मौत हो रहा है, स्पेशली गर्ल्स का। तो वही समझेंगे इसको डिटेल्स में। एंड 362 देखो, अभी ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस है एज पर द यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। उनका मानना ये है कि दुनिया जो है ना, तीन चीज़ का प्रॉब्लम फेस कर रहा है। एक तो बायोडाइवर्सिटी लॉस, जितनी प्लांट, एनिमल, जो फ्लोरा और फौना है वो लगातार खोते जा रहा है। एट द सेम टाइम क्लाइमेट चेंज तो जान ही रहे हो ना, कितना अनप्रिडिक्टेबल हो गया आजकल का क्लाइमेट। पता ही नहीं चलता है कब वर्षा होगा, कब धूप होगा, नहीं, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हो गया क्लाइमेट चेंज। एंड थर्ड वन इज योर पोल्यूशन। अब पोल्यूशन के वजह से कितना कार्डियोवास्कुलर डिजीज सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है स्टूडेंट। दिल्ली जानते हो ना, वर्ल्ड का वन ऑफ द डर्टीएस्ट सिटी है, सही बात है ना। हाँ, तो आदमी लोग ट्रिपल क्राइसिस से गुजर रहा है, वही बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्लाइमेट चेंज का जो नेगेटिव नुकसान है, एंड थर्ड वन इज योर पोल्यूशन। तो कैसे काम किया जाए इस पर, वो सभी चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। 359 GS पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। और मैं तुम लोग को बता दूं स्टूडेंट, ये अक्टूबर का एडिटोरियल्स है, इसलिए देखो अक्टूबर वाला होगा, वहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। सितंबर का जो भी लेगेसी वाला था वो हम ख़त्म कर दिए हैं, अब हम अक्टूबर का पढ़ा रहे हैं। सितंबर का क्लोज हो गया है, समझे। तो हम लोग का फर्स्ट एडिटोरियल है अक्टूबर मंथ का। तो ये इंडियन एक्सप्रेस पेपर में आया था 3 अक्टूबर को। तो देखो बहुत ही मज़ेदार है,
समझे। और ये बिहार का है और हम लोग बिहार में रहते हैं, तो हमारे लिए तो और इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये एडिटोरियल, नहीं है कि नहीं, बताओ तो EBC। अब देखो ये क्या है तुम्हारे, EBC का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस। OBC का मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब BC दोनों ही BC है, OBC हो प्लस EBC हो इज इक्वल टू BC। अदर बैकवर्ड क्लास प्लस एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास इज नथिंग बट द बैकवर्ड क्लास, है ना। हमें ये लग रहा था कि कितना होगा BC बैकवर्ड क्लास, कितना होगा, मुश्किल से 50% होगा, मैं उससे ज़्यादा मिला। और ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। अब ये आंकड़ा का रिवील होते ही जानते हो ना पॉलिटिक्स में कितना गर्माहट आ गया, है ना। अब क्षेत्रीय पार्टी का कितना सुर बढ़ रहा है। अब वो लोग फिर से मंडल वाला काम करेगा जो पहले हुआ था, जाने हो ना, मंडल कमीशन जो बना था उस टाइम में कितना पॉलिटिक्स चेंज हुआ, कांग्रेस कितना स्टेट से कांग्रेस का सुखड़ा साफ हो गया, जान रहे हो ना स्टूडेंट। 80 का दशक, 90 का दशक, है ना। बिहार में भी जब कांग्रेस गया तो गए, उसके बाद फिर आया ही नहीं, कांग्रेस सुखड़ा साफ ही हो गया। यूपी में जब कांग्रेस गया तो कांग्रेस का सुखड़ा साफ ही हो गया, ठीक है। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द OBC पॉलिटिक्स, इस बात को समझ लेना तुम, ठीक है। और OBC का पॉलिटिक्स यदि किसी ने किया है, बैकवर्ड क्लास का पॉलिटिक्स, तो ये नेता बिहार के नेता और यूपी के नेता सब है, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद, ये लोग ने किया है। और ये कोई बुरा नहीं है, देखने का दृष्टिकोण है आपका, कोई बुरा नहीं है ये, ठीक है। बिल्कुल, इतना जब पब्लिक है तो उसको भी ड्यू रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, है ना। तो देखो बहुत कुछ इसमें कहा गया है। तो बिहार गवर्नमेंट ने फाइनली रिलीज़ कर दिया है कास्ट सर्वे जो कंडक्ट हुआ था स्टेट में, समझे। इसने केवल कंपाइल्ड किया है, एनालिसिस अभी तक नहीं हुआ है। एज पर द बिहार गवर्नमेंट कंपाइल करके बताया है कि चलो इतने इतने लोग हैं, एनालिसिस उतना नहीं हुआ है, ठीक है। एज पर द गवर्नमेंट वो एनालिसिस सब करके बैठा हुआ है। द रिपोर्ट से, रिपोर्ट में क्या बताया गया स्टूडेंट की, द अदर OBC जो संख्या है बिहार में वो 27% है, और जो EBC जो संख्या है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, तो वो 36% है। तो 36 प्लस 27 जोड़ोगे तो कितना होगा स्टूडेंट, 63%, समझे। 63 पर, यानी कि 63% आपके जो पॉपुलेशन है वो बैकवर्ड क्लास से आते हैं। ये स्टूडेंट आंकड़ा बहुत बड़ा है, समझे। लगभग डेटा के हिसाब से कहा गया कि 13 करोड़ लगभग पॉपुलेशन है बिहार का। जानते हो 2011 सेंसस के हिसाब से लगभग हम 10 करोड़ के आसपास थे, तो 3 करोड़ का बढ़ोतरी हुआ, वो सही हुआ है। हम भी यही अनुमान लगाते थे कि 13-14 करोड़ का होगा, सही बात है ना। मोर देन 13 करोड़ है तो 13 करोड़ रफली मानते हैं। अब 13 करोड़ में बच्चे लोग, ये बूझो, थोड़ा दिमाग लगाओ गधा लोग। 13 करोड़ में यदि 63% यदि BC है, बैकवर्ड क्लास है, तो उसका मतलब समझते हो पॉलिटिक्स में कितना भूकंप आ जाएगा। इसका मतलब जनरल कैटेगरी वाले लोग कम है, समझे। और ये मैसेज पहुंचाना ही बड़ी बात है। जो यहाँ पे जो बन जाता है ब्राह्मणवाद का अपना एक गढ़ बन जाता है, पता चलता है कि वो बड़ा जात का आदमी तो बहुत कम रेशियो में है, जैसे ही आदमी को भनक लग जाएगा, समझते हो क्या हो जाएगा, फिर गंगा उल्टा बहेगी, पावर फिर दूसरी जगह जाएगा, समझो। इसलिए ये बहुत ही बड़ा सर्वे माना जाएगा इसको, इस दृष्टिकोण से सोचा जाए तो। SC का पॉपुलेशन देखो, शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन कितना है, लगभग 20% है। शेड्यूल ट्राइब्स हमारे बिहार में बहुत कम है, जानते हो झारखंड में बहुत ज़्यादा है। तो शेड्यूल ट्राइब्स वही 1 और 2 1.68% ना, 1.5% या 2% मान के चलो। और जो अपर कास्ट वाले लोग सब है अपर कास्ट वाले लोग, सो अपर कास्ट जो जनरल कैटेगरी में होंगे, वो कितना प्रतिशत है माय डियर स्टूडेंट, ओनली 15 to 16%। आप 15 भी बोल सकते हो। अब जब 15 वाला आबादी 60% रिसोर्सेस को यदि खपत करता है ना, तब तो दुख होगा 60% वाले लोग को। बात समझा करो ना, ये बहुत बड़ा पॉलिटिक्स होगा यहाँ से, समझे। मात्र 15% है। हिंदू कितना है टोटल, 82% है। ओवरऑल कर दो, क्योंकि जानते हो हिंदू में बहुत कास्ट है, तो कास्ट के बारे में बता ही दिए हैं। हिंदू ऑल टुगेदर कितना है, 82% है। मुसलमान कितना है, लगभग 18% है। और थोड़ा बहुत क्रिश्चियन है, तो बाबू उसका संख्या तो होगा नहीं परसेंटेज में, जान ही रहे हो।
ठीक है। और टोटल हमारे जो बिहार के पॉपुलेशन है वो लगभग 13 करोड़ के आसपास, ओवर 13 करोड़, मतलब 13 करोड़ मान के चलो। समझ गए ना? तो ये तुम्हारा फाइंडिंग्स है सर्वे रिपोर्ट में। इससे देखो बिहार का एक नया चीज़ तुमको दिखेगा। हाँ, आखिर कास्ट सेंसस क्यों कास्ट सेंसस अचानक भारत में आ गया? तो कास्ट सेंसस को लेकर बहु मांग तो बहुत पहले से ही हो रहा था। क्या 2011 में कास्ट सेंसस नहीं किया गया था, मगर सेंटर ने वो डेटा को रिवील नहीं किया। बोला रिवील नहीं किया। अब उसका क्या रीज़न है तो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, सेंटर का भी अपना सही सोच था। ये अलग बात है कि जो इंटेलेक्ट है, जो क्रिटिक्स से क्रिटिसाइज़ करते हैं उनके उस दलील को कि क्यों नहीं आप कास्ट सेंसस, आप क्यों नहीं वो डेटा रिवील किए, तो वो विषय दूसरा है। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आखिर कास्ट सेंसस क्यों करना पड़ा, और ये कास्ट सेंसस क्या नया चीज़ है? तो ऐसा नहीं है। यदि हम रिसेंट टाइम का, हालांकि शुरू से ही मांग था यार, मंडल कमीशन जब से आया तभी से मांग है, समझे ना। सबसे पहले हिंदुस्तान में कास्ट सेंसस कब हुआ था स्टूडेंट? 1931 में हुआ था। 1931 के सेंसस में हुआ था, जब ब्रिटिश का टाइम था। 1931 में फर्स्ट कास्ट सेंसस हुआ था। 1881 से तो पॉपुलेशन सेंसस तो चल ही रहा है बच्चे लोग, मगर जो कास्ट सेंसस हुआ था वो कब हुआ था? हाँ, 1931 में हुआ था। आज़ाद हिंदुस्तान में कब फर्स्ट सेंसस हुआ था? 1951 में। सेंसस बोल रहा हूँ मैं, ओवरऑल पॉपुलेशन। और कास्ट सेंसस अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कास्ट सेंसस अभी तक नहीं हुआ हिंदुस्तान में। 2011 में कास्ट को कलेक्ट किया गया था डेटा को, बट उसको रिवील नहीं किया भारत सरकार ने। बोला कि रिवील कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। बात समझे ना? अभी यहाँ पे देखो 3 इंसिडेंट 2021 में ऐसे हुए हैं जिसके वजह से ये जो कास्ट सेंसस का बात फोर फ्रंट पे आया है। फोर फ्रंट समझ रहे हो ना, पटल पे आया है, लोगों के बीच में आया है। तो क्या क्या इंसिडेंट हुआ देखो। एक पिटीशन फाइल किया था, याचिका फाइल किया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, और इसने कहा था कि जो बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन है रूरल इंडिया का, उसका डेटा हमें चाहिए जो 2021 के सेंसस में आएगा। समझा? 2021 का सेंसस तो हुआ ही नहीं, कोविड का टाइम था, और मोदी जी उसको डील कर दिए, लेट कर दिए उसको। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उस समय बोला था। और समझो 2021 है तो मतलब उस समय जान रहे हो ना किसका सरकार था? ठाकरे और ये तीनों गवर्नमेंट का सरकार था, है ना, जान रहे हो ना, एनसीपी और तुम्हारा कांग्रेस का। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये चाहता था स्टूडेंट की जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो 2011 में हुआ था, वहाँ से रॉ कास्ट डेटा हमको मिले अबाउट द ओबीसी। अदर बैकवर्ड क्लास के होगा ना, सेंटर के पास तो पूरा है डेटा। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाहता था कि कम से कम 2011 का मिले हमको, बट सरकार नहीं देगा उसको, क्योंकि सरकार रिवील ही नहीं करेगा। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी, जैसे बिहार के भी हो गए नीतीश कुमार, और भी बहुत सारे स्टेट्स का जैसे यूपी के हो गए, ये बहुत दिन से ही बोल रहे हैं सेंटर से कि हमको कास्ट सेंसस दीजिए, समझे ना, या फिर कास्ट सेंसस किया जाए। मगर सेंटर हर समय बोलता था कि नो कास्ट सेंसस नहीं होगा। अभी तो बताओ, ये भी दौड़ गया इस रेस में राहुल गांधी के टाइम, यानी कि कांग्रेस के टाइम में तो खुद ही कास्ट सेंसस मना करता था ये लोग। अब तुम लोग समझ में आता है कुछ भी कि आखिर कास्ट सेंसस सेंटर वाला क्यों नहीं चाहता? यदि सेंटर वाला कास्ट सेंसस कर देगा तो उसका सुखड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि सेंटर वाला का जो पॉलिटिक्स होता है वो रिलीजन पे ज़्यादा होता है। चाहे तुम मुस्लिम को फेवर करो चाहे हिंदू को फेवर करो, कास्ट वाला जो होता है, कास्ट बहुत जटिल चीज़ है, और वो क्षेत्रीय पार्टी करता है, वो बढ़िया से क्षेत्रीय पार्टी का पकड़ है उस पर। अब जिस तरह से कास्ट सेंसस का मामला अभी पटल पे उठ रहा है, फोर फ्रंट पे आ रहा है, तो उससे अब क्षेत्रीय पार्टी का जो स्वर है वो बढ़ते चला जाएगा, और सेंटर में जो है उसका स्थिति खराब हो जाएगा। इसलिए जब कांग्रेस भी पावर में थी तो कभी भी कास्ट सेंसस का बात नहीं करती थी। और 2011 में किसका सरकार था जरा बताना हमको? अच्छा, हमारा जो मनमोहन जी का 2.0 चल रहा था उस समय, तो उस समय भी मनमोहन जी ही नहीं है, वो उनका सरकार ने नहीं तो रिवील नहीं किया कास्ट सेंसस को। बात समझो ना। इस बार भी सेम स्वर है इसका मोदी जी का, और इस समय अपोजिशन में है कांग्रेस वाला लोग। तुम तो कहा खुद नहीं किया था अपने टाइम में, और तुमको अभी मोदी जी का लगाना है। तो देखो, जो भी सेंटर में रूल करेगा वो कभी नहीं चाहे कास्ट सेंसस, क्योंकि उसका जो पॉलिटिक्स करने का जो अंदाज है वो फीका पड़ जाएगा स्टूडेंट। तब फिर राम राज्य वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा जी, नहीं आएगा वो। फिर तो हिंदू में फूट डाला जाएगा, और जो जात भाई अपना है वो दौड़ेगा फिर, और फिर वहाँ पे सेंटर वीक पड़ जाएगा, यहाँ पे स्टेट स्ट्रांग हो जाएगा, फिर कोalition का सरकार बनेगा। ऐसे बात समझे? तो इतना कुछ हो सकता है कास्ट सेंसस से। बात समझो, यहाँ पे समझो कि व्हाट यू नो अबाउट द सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा ऑफ 2011।
तो जानते हो कि एक जो हमारा जो रिसेंट में जो हुआ था सेंसस, वो 2011 का ही सेंसस, उसी से अभी तक हम लोग सब आंकड़ा जुटाते हैं। तो देखो उसमें भी तो लिखा गया कि सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है कि नहीं, बताओ तो। कास्ट सेंसस को हमने बाहर नहीं किया, रिवील नहीं किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ये स्टडी था तुम्हारा कि क्या सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है रूरल और अर्बन हाउस होल्ड का, लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे जीवन जी रहे हैं, कितना इनकम है ना, ये सब चीज़ था। एट द सेम टाइम कास्ट को भी कलेक्ट किया गया कि कौन सा कास्ट से है, और बट कास्ट को रिवील नहीं किया गया। समझ गए ना, ये सभी चीज़ जो 2011 में हुआ था उसी को बोलते हैं हम लोग सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। हाँ, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा शो द। अब देखो ये तो तुम लोग को जान के हैरानी होगा स्टूडेंट, तुम लोग अमेज्ड हो जाओगे इस बात से कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कास्ट सेंसस किया था, कास्ट मतलब वही सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, कास्ट सेंसस तो रिवील नहीं किया कि कौन सा कितना कितना कास्ट है, मगर सेंटर क्या बोला पता है कि 46 लाख डिफरेंट कास्ट इंडिया में प्रेजेंट है। क्या तुम इस बात से रखोगे, सहमत हो इस बात से? 46 लाख, हाँ, क्या 46 लाख हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। कैसे? देखो, क्योंकि पहली बार जो टोटल कास्ट सेंसस हुआ था लास्ट से, वो 1931 में हुआ था। तो उस समय टोटल जो कास्ट थे कितने थे? लगभग 4200 के आसपास थे, 4000 का मान के चलो रफली। ब्रिटिश के टाइम में हुआ था, बच्चा लोग तो कास्ट कितना था हिंदुस्तान का? 4000 था। तो अभी कैसे हो गया 46 लाख? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो इसमें सरकार का गलती है। क्या सरकार की गलती है? अब सरकार का जो लोग सब गया होगा कास्ट सेंसस करने के लिए, तो कहीं पे टाइटल कश्यप लगा रहा है, कहीं पे वही टाइटल दूसरा पढ़ रहा है। जैसे एक जात में बहुत टाइटल पड़ता है कि नहीं, बताओ तो। सेम, समझ रहे हो ना? जैसे एक जगह पोदार लिखा जा रहा है तो एक जगह गांधी जी लिखा जा रहा है, गांधी लिखा जा रहा है। इस तरह कुशवाहा का भी कुछ और लिखा भी जाएगा, कश्यप का भी और कुछ लिखा जाएगा। तो उतना तो बाबू ये लोग दिमाग तो बुद्धि तो लगाएगा नहीं कि कश्यप का यही, इसका भी मतलब यही है, उसका भी मतलब ये है। और कश्यप में मान लो कि ए के बदले में ई लगा दिया, उधर कश्यप है तो इसको भी गन लिया, वो वाला भी कश्यप को गन लिया जिसमें ए लिखा गया है। अब वो यानी कि पूरा बुद्धि लगाया नहीं, एक सिंपल अल्फ़ाबेट मिस्टेक के वजह से भी सबको जोड़ दिया कि अलग अलग कास्ट है ये, और आंकड़ा दे दिया बहुत बड़ा वाला 46 लाख का। 46 लाख तो कास्ट हो ही नहीं सकता है इंडिया में। बात समझे? ये प्रॉब्लम है। तो इसमें क्रिटिक्स बोलते हैं कि इतना ज़्यादा जो कास्ट का आप जो ढिंढोरा जो पीट रहे हैं 46 लाख का, ये आपका कमी है कि आप डेटा को ठीक से आप फिर से उसको एसेस नहीं किए। यदि आप ठीक से उसको रेक्टिफाई करते डेटा को तो आपको पता चलता कि कितना कास्ट है। बात समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? हाँ। अब देखो महाराष्ट्र में जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे महाराष्ट्र में दिखाया है कि SC ST OBC कैटेगरी गवर्नमेंट के हिसाब से देखो रिकॉर्ड में जो है, देखो SC ST OBC महाराष्ट्र का कितना है, लगभग तुम्हारा 500 के आसपास 494। बट 2011 सेंसस उसमें बोला गया कि 4 लाख, ये देख रहे हो ना, 4,28,000 कास्ट है तुम्हारा स्टेट का, जबकि पॉपुलेशन कितना है? मात्र 10 करोड़ महाराष्ट्र का बता रहे हैं। बात समझे? और लगभग 1 करोड़ में तो कोई कास्ट ही नहीं था, क्योंकि सिंपल वो अपना नाम दे दिया होगा, कुमार दे दिया होगा। तो कहने का मतलब जो स्टेट ऑफिशियल, जो भी आदमी जो वहाँ पहुँचा, आंगनबाड़ी वर्कर या कोई भी पहुँचा वो लेने के लिए, और उसके बाद वो फिल्टर नहीं हुआ है डेटा, उस पर रेक्टिफिकेशन वो जो है वैसे कर दिया, और उसमें और एरर था तो वो एरर ही रख दिया उसमें, इसलिए ठीक से महाराष्ट्र का नहीं दिया। सरकार क्यों, पूरा क्या देगा वो इस कंट्री का? बात समझ में आ गया ना? तो ये स्थिति है। तो देखो वही सब चीज़ यहाँ पे लिखा है, क्या प्राइमरी रीजन है, क्या मेन रीजन है जिसकी वजह से लैक ऑफ कास्ट और सब कास्ट का वो बोला गया है वहाँ पे 2011 में। तो उसका मेन रीजन वही है कि ठीक से ये लोग वो नहीं किया है, स्पेलिंग मिस्टेक है उसको ठीक नहीं किया है ना, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, नाम में थोड़ा वेरिएशन है, तो दोनों को लगा दोनों अलग कास्ट है, वो सब चीज़ हुआ है। हाँ ठीक है, जो भी हुआ हो, मगर सरकार ने इसी वजह से क्या बोला कि हम रिलीज़ नहीं करेंगे, तो कास्ट सेंसस उसने रिलीज़ नहीं किया। और ऐसे भी देखो सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज़ नहीं करेगा। बात समझो ना, क्यों ऐसा कोई काम करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट जिसकी वजह से उसको दिक्कत हो पॉलिटिक्स में? बात समझ में आ गया ना? हाँ, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, वाई द सेंटर फेल नो। अच्छा, अब मामला गया यहाँ पे, अब समझो, अब मैं तुमको बताता हूँ। बिहार सरकार ने तो कास्ट सेंसस करवा दिया, ठीक है, बढ़िया समझो। बिहार सरकार ने तो कास्ट सेंसस करवा दिया और अभी रिवील भी कर दिया डेटा। बस सबसे बड़ा सवाल ये उठता है अभी भारत में कि क्या राज्य को अधिकार है कास्ट सेंसस करने का? कहीं पे भी संविधान में नहीं लिखा गया है। तो ये मामला पिटीशन गया सुप्रीम कोर्ट में,
और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट ओके बोलेगा तब होगा, क्योंकि ये पूरा प्रेरोगेटिव सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट का है कास्ट सेंसस का। इसके लिए 1948 में एक लॉ भी बना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही सेंसस करवा सकता है, बाकी स्टेट नहीं करवा सकता। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तो स्टेट करवा सकता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एफिडेविट दिया गया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एफिडेविट देगा उसको, और वो बोला कि नो नहीं कर सकता सेंट्रल गवर्नमेंट, बट वो अभी केस सभी लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, अभी लंबित है वो, तब तक ये रिवील कर दिया। अब जब लंबित है, यानी कि एफिडेविट फाइल किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, एफिडेविट फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तो अब अपना सुप्रीम कोर्ट देखेगी उस चीज़ को। अब सुप्रीम कोर्ट देखे, अब ये तो रिवील हो चुका है, तो अब यदि सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि नो बिहार स्टेट ने गलत किया, तो वो तो रिवील हो गया है, बाकी स्टेट के ऊपर लगाम लग सकता है कि बाकी स्टेट तुम नहीं कर सकते हो, मैं ये तो रिवील कर दिया है। हाँ, ऑब्वियसली सेंटर का आएगा, वो सेंटर का आएगा, सेंटर का ही, क्योंकि 1948 में एक्ट बना है, उसके लिए कानून बना है पार्लियामेंट से, और पूरा अधिकार सेंटर को ही है सेंसस करने का। बात समझे? तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या स्टेट को मिलेगा ये अधिकार सेंसस करने का? ये तभी मिल सकता है जब सरकार चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सेंट्रल गवर्नमेंट पर, आपका क्या बोलना है, आपका क्या मत है, क्योंकि फाइल गया वहाँ पे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो अभी लंबित है, तब तक ये रिवील कर दिया अपना। बहुत सारे इशू जानते हो पेंडिंग रहता है सुप्रीम कोर्ट में, लिटिगेशन में है वो अभी, समझे? तो यहाँ पे देखो, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है हमारे इंडिया में कास्ट सेंसस करने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का दलील देखो जो भेजा है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बात में दम है, ऐसा तुम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है कि बहुत सारे गोत्र हैं, बहुत सारे क्लैन हैं, जानते हो ना गोत्र, वैदिक एज, बहुत सारे क्लैन हैं, बहुत सारे सब कास्ट है, बहुत सारे कास्ट हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि देखिए लगभग 2500 ओबीसी कास्ट है अभी तक, हाँ, और देयर वेयर लगभग 3000 ओबीसी कास्ट एज पर द लिस्ट ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी का सबका साथ ले तो लगभग 3000 है। सेंट्रल लिस्ट का अलग ओबीसी होता है, स्टूडेंट जानते हो, और स्टेट का अपना ओबीसी होता है, जानते हो ना इस बात को? ए बच्चे लोग, तुम स्टेट में जो ओबीसी है वो सेंटर में तुम्हारा ओबीसी नहीं होगा। स्टेट का ओबीसी लिस्ट अलग होता है, सेंटर का ओबीसी लिस्ट अलग होता है। तो सेंट्रल ने बोला कि वही सेंट्रल लिस्ट में जो ओबीसी का संख्या कितना, लगभग 2500 के आसपास कह सकते हो, और ठीक डबल लगभग 3000 तुम्हारा सब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का पुट टुगेदर है, नंबर 1। यदि अब सवाल ये है कि यदि कास्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाए तो थाउजेंड्स ऑफ कास्ट एज पीपल, क्योंकि बहुत सारे कास्ट हो जाएंगे। जैसे इससे पहले 2021 में 11 में आपको दिखा 46 लाख, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग क्लैन से बिलोंग करते हैं, अलग अलग गोत्र से, सब कास्ट से, वो इंटरचेंजेबली यूज़ करते, तो समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और हम ठीक से वो एसेस नहीं कर पाएंगे कौन सा आदमी कौन कास्ट से बिलोंग करता है। इसलिए कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए, और इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। जैसे पोदार को गांधी बोला जा रहा है, गांधी को पोदार बोला जा रहा है, इस तरह कश्यप को और कुछ बोला जाएगा, कुशवाहा को और कुछ बोला जाएगा अलग अलग जगह पे। बात समझ रहे हो ना? तो इसलिए नहीं करना चाहिए, सरकार का दलील, फर्स्ट वन। दूसरा क्या है कि नो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, संविधान में कहीं पे भी ओबीसी का बात नहीं है। यदि सेंसस का बात है तो एससी और एसटी के लिए बात है, कहीं पे भी संविधान अलाउ नहीं करता है। मतलब अलाउ मतलब संविधान में कहीं बात नहीं है, अलाउ कर सकता है यदि आप संविधान में संशोधन कर दे तो दूसरा विषय है। तो वहाँ पे लिखा गया है कि एससी और एसटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, ओबीसी के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है। रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर बिल्कुल नहीं कर सकता अभी फिलहाल संविधान के हिसाब से, बस वो एसटी और एससी के लिए कर सकता है। और ये एक्ट 1948 में बना था, और इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इंपावर्ड है कि एससी और एसटी का हमेशा वो क्या संख्या निकालता है। ओबीसी के लिए कहीं संविधान में प्रोविजन नहीं है। तो यदि ये कर रहा है तो वायलेशन है संविधान का भी एक तरफ से। तीसरा देखो, अच्छा ठीक है, दो ही तक था। अब यहाँ पे समझते हैं हम स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स फॉर कास्ट सेंसस। कई लोग हैं, कई पंडित हैं, कई इंटेलेक्ट है जो कहते हैं कि कास्ट सेंसस हुआ तो सही तो हुआ, क्या दिक्कत है इसमें? क्या कास्ट के बारे में लोगों को नहीं पता है? सब पता है लोगों के बारे में, अब हो गया तो क्या दिक्कत है इसमें? और फिर इसका काउंटर अटैक भी होगा। तो पहले आर्गुमेंट, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट सुनते हैं कास्ट सेंसस को लेकर। देखो 1990 से स्टूडेंट है ना, लॉ ने रिकॉग्नाइज, देखो मंडल कमीशन का दौर चला ना स्टूडेंट, मंडल कमीशन ने कितना परसेंटेज दिया है बताओ तो ओबीसी को रिजर्वेशन? हाँ 27%, 27% ओबीसी को मिलता है ना जी, ओबीसी को मिलता है जी, यहाँ पे भी मिलता है, स्टेट में मिलता है।
तो ओबीसी को 27%, क्योंकि मंडल कमीशन 1980s में आया, उसका असर 1990 में पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जब लॉ ने रिकॉग्नाइज ही कर दिया ओबीसी के बारे में, ठीक है, तब यदि आप डेटा लेके आते तो क्या गलत बात है? मंडल कमीशन आ चुका है, ओबीसी का रिजर्वेशन सब है, डेटा आएगा तो क्या दिक्कत है? तो वही लिखा गया, जब लॉ रिकॉग्नाइज कर दिया कि ओबीसी है एंड यस जॉब और एजुकेशनल कोटा होंगे, इसके लिए 26% है, तो और ये भी जानते हो कि नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस ये भी तो बन गया, वो भी तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गया। पहले एग्जीक्यूटिव बॉडी था, अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गया वो। और वो इट इज जस्ट लाइक योर SC और ST। जो नेशनल कमीशन ऑफ SC और ST है उसके बराबर क्या होता है कि तुम्हारा BC बन गया है, नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लास। तो यदि डेटा रिवील किया तो क्या गलत काम किया है? बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये, है कि नहीं? बताओ तुम लोग। जब ये बॉडी भी जो BC को बैकवर्ड क्लास को देखने वाला जो बॉडी है वो उसको भी संवैधानिक अधिकार मिला है और SC ST को भी था, तो उसका तो डेटा रिवील हो ही रहा था एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका भी हो गया तो क्या दिक्कत है? औहदा दोनों का तो एक ही है। बात समझे? नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? कोर्ट ने हमेशा बार बार कोई आदमी जाता है कि हमारा कास्ट OBC में होना चाहिए और OBC में नहीं होना चाहिए, तो कोर्ट हमेशा बोलता है कि सेंट्रल लिस्ट लाओ, स्टेट लिस्ट लाओ, देखेंगे। तो जब कोर्ट ये एविडेंस के लिए मांग रहा है लिस्ट, तो यदि सेंसस हो जाए तो और बढ़िया है कोर्ट के लिए कि इजीली तुम्हारा इंक्लूजन हो जाएगा, इजीली तुम्हारा एक्सक्लूजन हो जाएगा, ये तो बेटर बात ना हुआ जी। क्योंकि कोर्ट को भी यदि एडमिट करना है किसी भी कास्ट को, उसमें इंक्लूजन करना है, एक्सक्लूजन करना है, कई बार होता है ना मामला कोर्ट में तक पहुंच जाता है, तो उसके लिए भी सेंसस ही देखता है कि लिस्ट में है कि नहीं है। यदि आ गया तो और बेटर होगा। तो ये बोला कि कोर्ट हैड रिपीटेडली आस्क्ड फॉर, कोर्ट हमेशा बोला है कि सॉलिड एविडेंस होना चाहिए इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एनी कास्ट इन द ऑफिशियल ऑफ लिस्ट ऑफ OBC। तो उसके लिए क्या कास्ट सेंसस सबसे बेस्ट उपाय है ना? तो इसलिए रेगुलर कलेक्शन यदि हम करें पॉपुलेशन का नीचे लेवल पे, तो ये बेटर पता चल जाए कि आखिर आदमी का सोशो एजुकेशनल स्टेटस क्या है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है लोगों का। क्योंकि इसे पता चल गया ना आपको कि आज देखो, आज तो हम लोग बोल रहे हैं कि 63% बैकवर्ड क्लासेस वाले लोग हैं, तो आपको और पता चल गया ना अंदर का माइक्रो लेवल का इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गया, तो अच्छा तो है, एक तरह से एविडेंस के रूप में काम करेगा। और इसे पता चलेगा कि कौन सा कास्ट को लिस्ट में डालना चाहिए, कौन सा कास्ट को नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो लिस्ट सब आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। समझ गए? तीसरा देखो, कोई भी दुनिया में कोई भी कंट्री बिना आंकड़ा का कोई भी अफर्मेटिव एक्शन नहीं कर सकता है। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, रिजर्वेशन। बाबू रिजर्वेशन जब मंडल कमीशन जो रिजर्वेशन दिया गया 27%, बिना आंकड़ा का तो नहीं दिया गया होगा, पहले पॉपुलेशन OBC का देखा होगा तब ना 27% दिया होगा। हाँ, कि मतलब अपने मन से दे दिया होगा 27%, आंकड़ा के हिसाब से ना 27% दिया होगा। तो आखिर आंकड़ा चाहिए रिजर्वेशन देने के लिए, अफर्मेटिव एक्शन के लिए आंकड़ा चाहिए, डेटा चाहिए। तो डाटा रिवील किया तो क्या गलत किया? समझ में आ रहा है ना? आगे देखो, चौथा नंबर देखो, इट इज टेक्निकली पॉसिबल टू इन्यूमरेट OBC सिंस इट नीड्स देखो कितना आसान है। जब आप SC ST का जब सेंसस कर रहे हो, तो जब पूछ रहे हो तुम SC है कि ST है, जब पूछ रहे हो तो तुम ये भी पूछ ही सकते हो तुम OBC है कि नहीं है। सिंपल एक कलम ही तो भरना है, कितना ईजी है। जब घर में आता है लोग सेंसस लेने के लिए, घर में आता है ना पूछने के लिए कौन सा कास्ट से हो, ये नहीं हो, जब SC ST के लिए आ रहा है तो एक कलम ही तो बनाना है उसको, और ऊपर लिखना है BC OBC बनाना, बस लिखना है उसको, इजी तो है। जब आदमी घर घर डोर जा ही रहा है तो उसमें एक कलम बना ले तो कौन सा बड़ा बात है। और तुम क्या बात करते हो कि पॉलिटिक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे हर पॉलिटिशियन को पता है कि उसके कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने बैकवर्ड क्लास के होते हैं, कितने SC होते हैं, कितने ST होते हैं, कितने हिंदू होते हैं, कितने मुस्लिम होते हैं। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लीडर को पता होता है, समझा? इसलिए कोई डेटा आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो पहले से जानता है सभी चीज़ को, तभी तो कॉन्स्टिट्यूएंसी का लीडर है वो। बात समझे? तो वही बात कहा गया यहाँ पे। और देखो 6 नंबर एक बहुत बड़ा चोट है कि हिंदू, अब देखो हिंदू में क्या कि जो अपर कास्ट वाले हिंदू लोग हैं, जनरल वाला जो भूमियार कास्ट का है, जो क्षत्रिय कास्ट का, जिसको नहीं मिलता है कोटा, समझे, वो मात्र 20% आबादी है हिंदू पॉपुलेशन का। अब वो अपना जो पोजीशन है, पावर है, जो प्रिविलेज है, वो 60 से लेकर 80% ऑक्यूपाई करके बैठा है, यानी कि सीट, बड़ा बड़ा सीट सब। अभी भी तुम देखोगे ना, बड़ा बड़ा जो है ना IAS IPS या बड़ा बड़ा जो पोस्ट है, ये पूरा रखा है संभाल के, समझे? अब मतलब आबादी कितना है? 20%। अब अच्छे लोग 60 या 65% का OBC का जो आबादी है, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं,
और तुमको पता चला कि 60% लोग ये 15% वाला आदमी लोग ऑक्युपाई करके रखा है, तो एक बगावत तो होगा ना। तो जब 20% का जो संख्या है, अब ये 60% और 80% का पावर और प्रिविलेज को एंजॉय करे, गलत है ना? ये गलत है कि नहीं, ये बताओ तो। सबको मिलना चाहिए अधिकार, तो ये भी अच्छा बात है। तो आखिर क्यों द ग्रुप मैनेज, अब बताओ, ये लोग जानबूझ के नहीं करना चाहता, ये लोग अपना प्रिविलेज को एंजॉय करना चाहता है। तो सेंसस अलोन कैन प्रोवाइड अ फुली ऑथेंटिकेट एंड माइक्रो लेवल पिक्चर ऑफ अपर कास्ट प्रिविलेज। इसलिए सेंसस तुमको साफ साफ बता पाएगा कि कितना संख्या जनरल कैटेगरी में है ऊपर कास्ट वाला, और कितना वो पावर इंजॉय कर रहा है, क्योंकि सबको ड्यू रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। ठीक है, दलील है, इसको कहते हैं कि बहुत ही स्ट्रांग। बाबू ऐसा करो ना, ये होता है डिबेट स्किल। अब यहाँ पे देखो, इसका काउंटर अटैक होगा। काउंटर अटैक भी बहुत बढ़िया से होगा स्टूडेंट, ठीक है ना। काउंटर अटैक ये है कि यदि इस तरह हम सेंसस करना शुरू कर दें, हाँ, स्टेट में, कंट्री में, तो बाबू इससे तो जाति भाव बढ़ेगा, कास्ट फीलिंग आएगा। तो हम अपना सिटीजन को कहाँ ले जाना चाहते हैं? मॉडर्न सिटीजन बनाना चाहते हैं कि कास्ट वाला सिटीजन बनाना चाहते हैं? ये भी स्ट्रांग दलील है। बात समझे? जाति भाव बढ़ेगा इंडियन सोसाइटी में। कास्ट सेंसस से क्या होगा? जो हम मॉडर्न सिटीजनशिप बनाना चाहते हैं, लोग सब अपना कास्ट लोकेशन, कास्ट आइडेंटिटी में ही फंस कर आ जाएगा। नंबर 3 देखो, और ऐसे भी संविधान के हिसाब से तो कहीं तो नहीं बोला गया कि ओबीसी का आपको लाना पड़ेगा सेंसस। एससी और एसटी तक ही है, यदि आप करते हो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया एक तरह से, ये समझे। और यदि कास्ट सेंसस करते हो और स्टेट करवाता है, तो यानी कि स्टेट ने क्या किया? लेजिटिमेसी कर दिया। ये स्टेट ने उसको लेजिटिमाइज कर दिया, मतलब उसको ओके कर दिया। और स्टेट का परमिशन का मतलब क्या? वो भी संविधान के अगेंस्ट, तो अच्छा बात नहीं है। स्टेट लेट सैंक्टिटी यदि मिलेगा कास्ट को तो गलत है, ये एक तरह से लेजिटिमाइज हो जाएगा कास्ट। हाँ, अब बाद में देखो ये पॉलिसी और प्लानिंग में काम होगा कास्ट का, और लॉन्ग टर्म में इसका बहुत नेगेटिव रोल हो जाएगा। फिर अभी तो चलो बहुत खुश हो रहा है कि 63% आ गया, लॉन्ग टर्म में जाके जानते हो जाति भाव बढ़ जाएगा तो वो भी दिक्कत है, समझे ना। तो कास्ट बेस्ड सेंसस कहीं ना कहीं जो हमारा इंटायर जर्नी है भारत का स्ट्रगल का, जो हम लड़े हैं, एंटी कास्ट लड़े हैं कि नहीं लड़े बताओ तो? जातिवाद के लिए लड़े हैं कि भाई नहीं होना चाहिए। एससी एसटी कितना, BR अम्बेडकर कितना लंबा लड़ाई की है डिप्रेस क्लास के लिए। तो बाबू जो चीज़ के लिए लड़े हो फिर चीज़ आ जाएगा। और लोग पता चला लोग को जात से बुलाया जा रहा है, और जबकि संविधान में, कानून में कहीं नहीं, कहीं भी इस चीज़ को इनकरेज नहीं किया है कि तुम किसी को जात से बुलाओ। यदि किसी को जात से बुलाया जाएगा तो वो बहुत डेरोगेटिव माना जाता है। बात समझे? देखो 5 नंबर देखो, वही बोला गया है कि रिकॉग्नाइजिंग कास्ट, कास्ट को रिकॉग्नाइज करना, स्टेट की तरफ से उसमें हामी भरना, तो ये कास्ट फीलिंग हो जाएगा, है ना। और ये दिक्कत दे सकता है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। भले ही आपको लगेगा कि एक पॉलिटिकल और ये सोशल और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, बात इसमें बहुत सारे लिमिटेशन है, लॉन्ग टर्म में ये फेल कर जाएगा आपका। अभी तुम खुद देखो, इसमें आंकड़ा दिया गया है, क्या तुम बात करता है एससी और एसटी का। एससी भी तो बहुत सारे लोग थे इसमें, उत्तर प्रदेश में, जैसे उत्तर प्रदेश देखो 50 आउट ऑफ 66 एससी कम्युनिटीज़ और स्टिल इनविजिबल इन पावर स्ट्रक्चर। अब तुम बात करते हो कि कास्ट सेंसस होता है तो सब कास्ट को ड्यू रिप्रेजेंटेशन मिलता है, हो सकता है एक दलील हो आदमी के मन में। तो उत्तर प्रदेश का तुम देख लो कि उत्तर प्रदेश में 66 शेड्यूल कास्ट है ना, और उसमें 50 जो शेड्यूल कास्ट है अभी भी पावर में नहीं आया है। तो दूसरा शेड्यूल कास्ट पावर में आ जाएगा, वो बोलेगा हम भी तुम्हारा मुखिया है, तो ये कब तक चलने वाला है? तो यही नहीं कि कास्ट सेंसस करवाओगे तो ड्यू रिप्रेजेंटेशन मिल पाएगा। ये कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग में कन्फ्यूजन हो जाएगा, लोगों के बीच में मतभेद हो जाएगा। तो 8 नंबर वही दिखाया गया है कि एक तरह से डबल एज स्वॉर्ड है, यानी कि दोनों तरफ धार है उसमें, ठीक है। कहीं से भी चलेगा तो तुमको जख्म ही देगा वो। डबल एज का मतलब क्या होता है? दोनों तरफ बाबू धार है, समझे। यहाँ से भी घोपेगे मरोगे, तो यहाँ से भी घोपेगे तो मरोगे, समझ गए ना। तो वही बात है, ये कन्फ्लिक्ट देगा, ये टेंशन देगा, और जेलसनेस होगा अदर कास्ट, सब कास्ट में। ये देखो इसका गोतिया बढ़ गया, ये देखो इसका वो बढ़ गया, जेलसी होगा। ओबीसी के अंदर बाबू फूट हो रहा है ये, और आदमी ओबीसी के अंदर ओबीसी ले जाएगा, फिर और छोटा छोटा नेता पनपेगा, समझ रहे हो ना। वही बोला बहुत कन्फ्रंटेशन होगा, इनफैक्ट ओबीसी के अंदर ही होगा, समझे। सोशल हार्मनी जो हमारा वो सब खो जाएगा। कास्ट सेंसस देखो, कास्ट सेंसस में सिम लाइक का मूल लगेगा तुमको ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, बट वही लिखा गया कि लॉन्ग टर्म में ये तुमको बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगा, समझे। ये बहुत ही बेकार हो जाएगा। ख़त्म तो हो गया, मगर मैं तुमको और भी वैल्यू एडिशन करना चाहूँगा, इसमें थोड़ा सा और बताना चाहूँगा।
अब देखो स्टूडेंट, यदि कास्ट सेंसस लेजिटिमाइज हो जाए, लेट्स से एग्जाम्पल, तो इसका असर क्या पड़ेगा? इसका असर ये पड़ेगा, पॉलिटिक्स पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 होगा कि जो अभी 33% रिजर्वेशन जो महिला को मिला है, तो अब तो ये भी डिमांड होगा कि जब महिलाओं को आप जनरल पूरा 33% दे रहे हो, और ज़्यादातर आबादी तो ओबीसी वाला ही है, तो अब महिलाओं का जो 33% उसके अंदर ओबीसी वाला एंगल आ जाएगा कि कोटा के अंदर कोटा, तो मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना स्टूडेंट, बात समझ रहे हो? और जानते हो ओबीसी में ज़्यादातर पुरुषी लीडर है, ओबीसी का ज़्यादा जो रखने वाला, वॉइस रखने वाला पुरुषी लीडर है, और तुम 33% तुम महिलाओं को रिजर्वेशन दे दिए, तो वहाँ फिर कन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि यानी कि 33% जो महिला का, उसके अंदर भी ओबीसी के लिए फिर अलग से सीट। 33% इन जनरल ना हुआ जी, 33% के अंदर फिर ओबीसी का वाला हो जाएगा, तो मामला और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और तुम किसी को जाति भाव की, जाति ठीक नहीं है, जाति को ख़त्म करने के लिए कितना प्रयास हुआ है, तो इस तरह जाति को लेजिटिमाइज करने का बहुत नुकसान हो सकता है कंट्री में। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो 360 GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ IT, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। समझ गए? ये हिंदू पेपर में आया था 4 अक्टूबर को। तो यहाँ पे देखो बच्चे लोग, नोबल मेडिसिन मिला है, नोबल प्राइज़ मिला है, ठीक है, मेडिसिन के लिए, ठीक है। और किसके लिए? mRNA वैक्सीन बनाने के वजह से। mRNA तो mRNA मतलब क्या था? मैसेंजर RNA, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, सिंगल स्ट्रैंड होता है ना इसका ऐसे। हाँ बिल्कुल। तो अभी मैं मैकेनिज्म बताऊंगा इसके अंदर का मैकेनिज्म। जानते हो तुम, कई बच्चे लोग बहुत पहले से ही पढ़ के बैठे हो, mRNA, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, सब यूनिट, वेक्टर, सब पढ़ के बैठे हुए हो, है ना? याद है ना तुम लोग को? याद है थोड़ा बहुत दिमाग। देखो यहाँ पे देखो, 2023 नोबेल प्राइज़ दिया गया है फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन में दिया गया है 2 साइंटिस्ट को। एक हंगेरियन साइंटिस्ट है कैटलिन कैरिको, और अमेरिकन फिजिस्ट साइंटिस्ट है ड्रू हुइसमैन, ठीक है। फर्स्ट जो है कैटलिन है वो लेडी है, और हुइसमैन क्या है? मेल है। क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने mRNA वैक्सीन को सक्सेसफुली डेवलप कर लिया, जो कि बहुत मुश्किल चीज़ है। इसके ऊपर रिसर्च लगभग 3 और 4 डिकेड से हो रहा था, वही 1980 से हो रहा था, बट कुछ लिमिटेशंस के वजह से वो इफेक्टिवली फोर फ्रंट पे नहीं आ पा रहा था, यानी कि रिलीज़ नहीं हो पा रहा था। मैं कोविड के टाइम में, क्राइसिस के टाइम में इस पे जो भी ओवरकम था काफ़ी हद तक पार कर लिया गया, और अभी भी जो भी ओवरकम है, इसका ओवरकम मैं बताऊंगा थोड़ी देर में क्या क्या प्रॉब्लम था इसका, बट वो भी लगभग ख़त्म ही हो जाएगा। और कहीं ना कहीं mRNA जो वैक्सीन है ना, ये बहुत ही, इसका एफिकेसी बहुत हाई है स्टूडेंट, समझे? बहुत स्ट्रॉन्ग है ये वैक्सीन। और यूनाइटेड स्टेट्स में देखो या तुम यूरोपियन यूनियन में देखो, बहुत सारे लोग इसका डोज खा के बैठे हुए हैं कोविड के टाइम में। तो ये एक तरह से रामबाण इलाज हुआ है उधर कोविड पेशेंट। और ये बनने की वजह से, mRNA वैक्सीन बनने की वजह से बहुत सारे लोग का जीवन वो हुआ है, बचा है, तो बहुत सारे लोग मर जाते हैं। देखो, तो डॉक्टर कैरिको लेडी एंड डॉक्टर हुइसमैन पब्लिश 2 मोर स्टडीज़, उन्होंने पब्लिश किया mRNA वैक्सीन पे, और वही जाके इनका ही स्टडी जाके बाद में तुम्हारा काम हुआ है, उस पर काम हुआ है। इन 2020 देखो, जब कोविड-19 पैंडमिक था, तो mRNA वैक्सीन बहुत ही इंपॉर्टेंट था तुम्हारा, है ना, इन रिड्यूसिंग द डेथ टोल, कि जिस हिसाब से संख्या बढ़ रहे थे मरने वाले लोग का, तो उस समय mRNA वैक्सीन लक्ष्मण बूटी की तरह काम किया है। समझ गए ना स्टूडेंट? तो अब मैकेनिज्म थोड़ी देर में बताएंगे तुम लोग को। अब थोड़ा समझते हैं कि अच्छा, कोवैक्सीन और कोविशील्ड तो जानते हो इंडिया में यही चलाया गया वैक्सीन, है ना बच्चे लोग? ज़्यादा कौन सा वैक्सीन लिए हम लोग? कोवैक्सीन लिए, कोविशील्ड लिए? कोविशील्ड लिए। ये लिया कि नहीं लिया वैक्सीन तुम? कितना लिया था? 2। हाँ, कोवैक्सीन वाला भी चल रहा था, ज़्यादा जो चला है कोविशील्ड चला है भारत में, समझे? तो अब यहाँ पे समझो, वही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जानते हो, है ना? कहाँ पे है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? पुणे में, बिल्कुल। कोवैक्सीन, अब यहाँ पे देखते दोनों का, देखो दोनों का मैकेनिज्म डिफरेंट था, जान रहे हो स्टूडेंट? कोवैक्सीन में क्या था कि जो भी हमारा पैथोजन है, पैथोजन समझ रहे हो ना? वायरस, आखिर वही ना, वायरस अटैक होता था तो हम लोग मर जाते थे, सिंपल भाषा में बता रहे हैं। तो पैथोजन को क्या किया? इनएक्टिवेटेड किया, लाइव है, अभी भी जिंदा है, मैं उसका असर को कम किया और हमारे बॉडी के अंदर डाला गया उसको।
हमारे बॉडी के अंदर इसलिए डाला गया ताकि हमारा जो सेल है उसको रिकॉग्नाइज कर सके। सेल रिकॉग्नाइज का मतलब है तुम्हारा न्यूक्लियस, ये जो मैकेनिज्म है वो समझ सके, और राइबोसोम प्रोटीन बना सके। अब प्रोटीन बनेगा तो फिर वो लड़ेगा, बाद में जब रियल में अटैक होगा वायरस से तो पहले उसको मेमोरी आ गया। देखो मेन आखिर होता क्या है, चलो सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ तुमको। आखिर वैक्सीन होता क्या है? वैक्सीन का काम है मेमोरी डेवलप करना सेल में जाके। किसके बारे में मेमोरी डेवलप करना है? कि जो पैथोजन जो अटैक आ रहा है तो होशियार रहो, फ्यूचर में भी आएगा तो इस तरह तुमको काम करना है। जैसे बाहर से पैथोजन कुछ भी हो सकता है, वायरस हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बाहर जो अटैक होता है। बात समझे? जब बाहर से अटैक होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है ना बचाने के लिए, है ना। अब मैं तुमको सिंपल बताता हूँ, देखो ये सब चीज़ कवर हो जाएगा इसी में। न्यूक्लियस, ठीक है, एक सेल है, सेल में जो सेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियस होता है ना। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, आरएनए भी होता है। डीएनए नहीं निकल सकता, बहुत स्टेबल है, वो ऐसे बैठे रहेगा, सोए रहेगा। हाँ, डबल हेलिक्स जो उसका होगा वो बैठे रहेगा, वो नहीं जाता। मैं उसका बहुत बड़ा रोल है, वही इन्फॉर्मेशन को डिकोड करता है, समझे ना। जेनेटिक चीज़ को कैरी करता है, वेरी गुड। जेनेटिक मटेरियल को कैरी करने वाला वही है, जीन को। अब बट जो उसके अंदर आरएनए भी रहता है न्यूक्लियस के अंदर, मैं डीएनए के अंदर नहीं बोला, मैं न्यूक्लियस के अंदर डीएनए आरएनए सब रहता है उसके अंदर। बात समझे? अब डीएनए क्या हुआ कि डीएनए को पता चला कि देखो भाई ऐसा ऐसा हुआ है, मैं डीएनए तो बाहर निकल नहीं सकता है। डीएनए बोला कि ए आरएनए एक काम करो, हम तुमको कॉपी करते हैं इन्फॉर्मेशन। तो डीएनए कॉपी करता है इन्फॉर्मेशन आरएनए को, और आरएनए बाहर निकल जाता है। तो जो कॉपी करता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, और जो न्यूक्लियस से बाहर निकलता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, समझे। तो न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा कौन? आरएनए। आरएनए निकल के जाएगा राइबोसोम के पास, और राइबोसोम को बोलेगा कि गुरुजी हमको दिए हैं ये सब कोड किए हैं, तुम जल्दी प्रोटीन बनाओ। और राइबोसोम क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा। आप वही प्रोटीन बनाएगा तो वो कुछ नहीं, एंटीबॉडीज है तुम्हारा, प्रोटीन इज एंटीबॉडीज। और वही एंटीबॉडीज क्या होगा तुम्हारा, जब आया इधर से अटैक हुआ तो वही एंटीबॉडीज को खा जाएगा पकड़ के। तो जो शुरू में तुम्हारा ये देखो, जो कोवैक्सीन में जो दिया जा रहा है वायरस ही दिया जा रहा है। मैं वो जो वायरस जो है उसको क्या किया जाए, उसका असर को बहुत कम कर दिया, वो लाइव वायरस ही है। अब इसमें बहुत खतरा होता है लाइव वायरस देने में, भले उसका इम्पैक्ट कम कर दिया और बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करे तो बहुत खतरनाक चीज़ है वो। अब मान लो कि जिस आदमी का इम्यून सिस्टम पहले से ये वाला है, जिसका पहले से खराब है, पहले से हार्ट स्ट्रोक है, ऐसा दमा पेशेंट है, या फिर मान लो कि बीमार वाला पेशेंट है, तो उसका तो पहले से इम्यूनिटी खराब है, और उसमें यदि तुम लाइव वायरस घुसा दिया तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए उसको। तो खतरा बना रहता है हर समय लाइव वायरस देने में। एमआरएनए ऐसा नहीं है, एमआरएनए में आप ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हो। एमआरएनए तो गजब का चीज़ है ना, ये मैं बताऊंगा मैकेनिज्म, समझते रहो बैठ के। तो अब क्या हुआ कि दे दिया, अब प्रॉब्लम जिसका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है उसके लिए तो बहुत दिक्कत है ये एक्टिवेटेड लाइव वायरस को डालने में, समझ गए ना। अब एमआरएनए में क्या होता है, आखिर देखो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से निकला ना आरएनए, वही आरएनए को हम एमआरएनए कहते हैं, वो मैसेंजर आरएनए है। कहाँ से मैसेज मिला उसको? डीएनए से मिला, ठीक है, उसको डीएनए से मैसेज मिला। समझ में आ रहा है तुम लोग को? डीएनए से मैसेज मिला था उसको, इसलिए वो एमआरएनए है। अब जो बट एमआरएनए वैक्सीन जो है, अब मैं वैक्सीन का बात कर रहा हूँ जिसके वजह से नोबेल प्राइज मिला है, वो तो इतना गजब चीज़ है। मैकेनिज्म क्या कहता है? मैकेनिज्म कहता है कि जो भी बाहर से आया इन्फॉर्मेशन डीएनए पहुंचेगा, डीएनए डिकोड करेगा तुम्हारा, है ना, डीएनए कोडिंग भेजेगा आरएनए को, आरएनए निकलेगा, राइबोसोम को बोलेगा, राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा, फिर एंटीबॉडीज बनेगा, फिर लड़ेगा। ये है कहानी, मैं इसमें नहीं है। एमआरएनए क्या पहले से कोडेड है, वो झट घुसेगा सेल के अंदर, जाएगा राइबोसोम में, जल्दी बनाओ रे, तो उसको जाके बाबू न्यूक्लियस के साथ कोई दोस्ती नहीं करना पड़ेगा, ना ही डीएनए के साथ दोस्ती करना। कितना ईजी है, एफिशिएंसी बहुत स्ट्रांग। हाँ, मैं इसमें दिक्कत क्या है, ओवरकम वाला भी बात था ना, लिमिटेशन। इसमें दिक्कत ये है कि जब तुम उसको अंदर डालोगे तो हमारे बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स है जो ऐसे बैठा हुआ है कि आओ भाई तुमको देख लेते बढ़िया से, और उसको डाइजेस्ट कर देता है। तो इसलिए हम उसको लिपिड में भेजते हैं, फैट में भेजते हैं, उसको अंदर कैप्सूल में डाल के भेजते हैं। हाँ, उसी को बैक्टीरिया बोलते हैं, उसको अंदर डाल देता ताकि वो अटैक नहीं करे एंजाइम सब, और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है। हाँ, जिसका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज उसको भी कोई दिक्कत नहीं है ये, क्योंकि इसमें लाइव वैक्सीन थोड़ी है, इसमें तो खाली कोडिंग ना है जी, इसमें केवल कोडिंग है। और कोडिंग है तो बनाएगा कौन? तुम्हारा बॉडी बनाएगा, तुम्हारा राइबोसोम भी बनाएगा सेल का। बात समझे? इसका ये फायदा, इसमें कोई भी वायरस वगैरह कोई पैथोजन इन्वॉल्व नहीं है। तो एमआरएनए हुआ ना सच में ही सुपेरियर,
समझे? तो अब ये देखो कोवैक्सीन में क्या था बच्चे लोग, कोवैक्सीन में वही इनएक्टिवेटेड SARS-CoV-2 एंटीजन स्ट्रेंथ है, नहीं वही पैथोजन उसको डाला था, बट इनएक्टिवेटेड है, उसका असर को कम करके डाला था। भारत का खुद का बना हुआ चीज़ है ये, भारत बायोटेक ने बनाया था, हाँ, इन कोलैबोरेशन विद ICMR एंड NIV, ये हमारा भारत का संस्था है। अब कोविशील्ड क्या था, वायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी था, उसमें क्या है वेक्टर को अटैक करते थे, ऊपर जो सब प्रोटीन था सब यूनिट उसको अटैक किया था। तो ये नहीं भी समझेगा चलेगा तुम लोग। इधर देखो सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया था कोविशील्ड। mRNA बता दिए ना, mRNA क्या होता है वो सब चीज़ बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मली देखो टू ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स मैनी वैक्सीन यूज वीकेंड, देखो आपको आपका बॉडी है ना इम्यून रिस्पॉन्स करे, यानी कि आपका बॉडी हरकत करे, इसके लिए बहुत सारा वैक्सीन किस तरह किया जाता है, बहुत सारा वैक्सीन वही इनएक्टिवेटेड जर्म्स हमारे बॉडी में डाला जाता है, सही बात है ना। बट mRNA वैक्सीन ऐसा नहीं है, mRNA वैक्सीन डायरेक्ट प्रोटीन बनवा जाता है राइबोसोम को बोल के, ये है बोलने का मतलब यहाँ पे। तो ये बात तो पहुँचेगा ही नहीं, ये तुमको समझ में आ रहा नहीं, बात तो तुम्हारा वहाँ तक न्यूक्लियस तक बात ही नहीं पहुँचेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल देखो कोविड-19 mRNA वैक्सीन गिव्स इंस्ट्रक्शन टू आवर सेल, हमारे सेल को इंस्ट्रक्शन देगा एंड मेक ए हार्मलेस पीस ऑफ स्पाइक प्रोटीन, जो स्पाइक प्रोटीन बनेगा वही जो हमारा प्रोटीन हमारा जो एंटीबॉडीज़ बनेगा, और वो लड़ लेगा बाद में, सच में जब रियल जब आएगा पैथोजन वायरस आएगा तो वो लड़ लेगा बढ़िया से। तो इसमें बहुत ही बेहतरीन एफिकेसी है इसका। और ये नहीं कि ये नया चीज़ है, प्रयास तो इसके लिए हो रहे थे 1980 से ही हो रहे थे, मगर इसमें प्रॉब्लम था। और ये प्रॉब्लम 2020 में ना इतना जल्दी रिसर्च हुआ, इतना तेज़ रिसर्च हुआ कि ये फाइनली बन के तैयार हो गया, इसी के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है। देखो यही सेम चीज़ यहाँ पे लिखा गया, सेम हूबहू जो चीज़ हम तुमको बताएं वही सब चीज़ है यहाँ पे, इसलिए मैं नहीं बताऊँगा, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा तुम लोग को। आगे बढ़ो। तो प्रेजेंस, हाँ, परसिवेरेंस पेड ऑफ, सही बात है ना। जब इतना मेहनत किया गया इस पे 40 साल से, तो कहीं ना कहीं जो परसिवेरेंस है, डिटर्मिनेशन है कि यस हम mRNA वैक्सीन बनाएंगे, तो उसके लिए तो नोबेल प्राइज़ मिला ही है। तो हार्ड वर्क किसी का बेकार नहीं जाता है, वही बोलना चाह रहा है। अब देखो ये इसमें दोनों साइंटिस्ट के बारे में बताया कि ये दोनों साइंटिस्ट का जर्नी क्या रहा है, क्योंकि हमारा विषय तो साइंटिस्ट का ही है एक्चुअली, और उन्होंने क्या बनाया हो तो मैंने बता दिया तुम लोग को। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, बहुत सारे चैलेंजेस थे। एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन था कि अंदर जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, वही जानते हो कि अटैक हो जाएगा, इंडिया में उसको खा जाएगा। तो देखो ये जो कैलिपेटो केप्ट ऑन द कोर्स ऑफ डेवलपिंग मेथड्स, ये कोशिश कर रहे थे कि mRNA वैक्सीन बने, बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे। जब वो असिस्टेंट प्रोफेसर थी यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया का, पेंसिल्वेनिया जानते हो एक स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स का, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर थे कैरिको, ठीक है, वो प्रयास कर रहे थे वहाँ पे। उसके बाद एक इम्यूनोलॉजिस्ट वेस्टमैन आए, ठीक है, वो जो दूसरे वाले जो मेंबर आए, और साथ में मिलकर काम किए। ओवर द ईयर्स बहुत कोशिश हुआ mRNA पे वैल्यू एडिशंस का, समझे। और फाइनली 2020 में स्टूडेंट साइंटिस्ट टॉट द mRNA वैक्सीन, और पता चला कि कैसे mRNA वैक्सीन को उतारा जाता है और कैसे mRNA वैक्सीन इफेक्टिव हो सकता है कोविड-19 वायरस को लेके। और इसके वजह से देखो बहुत सारे लोग का जीवन बचा है। तो सबसे बड़ा बात है क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है mRNA वैक्सीन का। तो हम अभी जस्ट देखें ना कि जो लाइफ एक्चुएटेड वैक्सीन होता है उसका बहुत नुकसान होता है, जो कंप्रोमाइज़ जिसका है ना इम्यून सिस्टम है उसको बहुत नुकसान हो जाएगा, मगर इसमें ऐसा नहीं है। देखो एडवांटेज क्या है कि इसमें कोई लाइफ कंपोनेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, कोई पैथोजन नहीं है उसमें। बात समझ में आ गया, कोई पैथोजन इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हाँ, कोई इसलिए कोई रिस्क नहीं है, कोई भी डिजीज नहीं हो सकता है अंदर, है ना, बहुत सेफ है, रिलायबल है, आप भरोसा कर सकते हो, है ना, स्केलेबिलिटी है, आप बहुत तेज़ी से इसका संख्या बढ़ा सकते हो। और मान लो कि इसमें वेरिएशन आ गया, जैसे होता ना डेल्टा आया कि नहीं आया कोविड में, वेरिएशन आता है ना, म्यूटेशन जब होता है, जब म्यूटेशन भी आ गया तो mRNA चेंज कर दो यहाँ पे, वो आराम चला जाएगा। ये क्या कोविशील्ड तुम पी लिया, मान लो कोविशील्ड तुम खा लिया है, वैक्सीन तुमको दे दिया गया कोविशील्ड का, तो जब म्यूटेशन होगा तो बाबू तुम्हारा कोविशील्ड फेल हो गया, क्योंकि कोविशील्ड तुम्हारा मेमोरी वो रखेगा, पहले वाला वायरस रखेगा, और दूसरा म्यूटेशन वाला वायरस, दूसरा वाला वायरस आया तो वो तो नहीं समझ पाएगा, तब तो तुम्हारा बॉडी खत्म हो जाएगा उस समय। mRNA का ऐसा नहीं है, बुढ़बा बच्चा लोग, mRNA का ऐसा नहीं है। क्यों? अरे भाई कोई भी म्यूटेशन से आएगा तो फिर यहाँ पे फिर कोड कर दिया जाएगा, फिर भेज दिया जाएगा, फिर राइबोसोम प्रोटीन बना देगा, बात खत्म हो जाएगा फिर। सो इजी ना, इसलिए बोला गया यहाँ पे कि इजी टू स्केल अप और इजी टू टेक केयर ऑफ म्यूटेशन इन द वायरस, समझे। बट डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज वही बोले कि डिलीवरी सिस्टम में, क्योंकि जब डिलीवरी करते हैं तो हमारे बॉडी में इतना इंजाइम है उसको डाइजेस्ट कर लेता है, उसी के लिए हम ओवरकम के लिए हम बनाए लिपिड बनाए,
लीड मतलब उसका कैप्सूल में उसको डाल के भेजा जाएगा, तो ओवरकम तो पूरा कर लिए। और दूसरा जो प्रॉब्लम था कि कोल्ड स्टोरेज सिस्टम चाहिए, तो वो भी आस्ते आस्ते पूरा हो रहा है कि बहुत ठंडा जगह पे इसको रखा जाएगा, फ्रीज टेम्परेचर में रखा जाएगा। था ना, इंडिया में भी आने वाला था, बट इंडिया में मना हो गया ना कि इंडिया में कोल्ड स्टोरेज सिस्टम नहीं है, इसलिए नहीं आ सकता है। और तुम लोग को जान के हैरानी होगी, भारत ने भी डेवलप कर लिया है mRNA वैक्सीन। मैं इंडिया ने तब डेवलप किया जब कोविड-19 खत्म हो गया। मैं ये भी तो ब्रेक थ्रू है एक तरफ से। हाँ, यदि उस समय कोविड-19 रहता और इंडिया डेवलप का, यदि उस समय इंडिया डेवलप करता तो ज़्यादा हाईलाइट मिलता हमें ज़्यादा। जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ने जो कोविशील्ड किया था, इसकी वजह से पूरा दुनिया में हल्ला हुआ था कि इंडिया तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया है। हम तो प्रोड्यूस कर करके अफ्रीका को भी दिए हैं, मालदीव्स को भी दिए, बहुत सारे कंट्री में बांटे हैं हम तो, है ना। तो यदि उस समय हम mRNA, अभी भी mRNA बनाए तो बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात हमने बना दिया ये चीज़ को। इंडिया ने भी mRNA बनाया, मैं बाद में बनाया जब कोविड का ग्राफ डाउन हो गया था। इंडिया यदि बनाया, इसका मतलब क्या कि इंडिया अपना व्यवस्था के हिसाब से बनाया है। और इंडिया में कोल्ड स्टोरेज सिस्टम नहीं है, तो ओवरकम तो किया कि नहीं किया इंडिया ने। तो समय के साथ इनोवेशन बढ़ता है, और जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम खत्म भी हो जाता है, वही चीज़ लिखा गया है, समझे। और इसमें ये भी बताया गया लास्ट में, यदि तुम डार्क लाइन में देखोगे ब्लैक में, इसमें ये बताने का प्रयास किया है कि महिलाओं को कम नोबेल प्राइज़ मिला है एज़ कम्पेयर टू काउंटर पार्ट मेल, समझे। अब यहाँ पे देखो अच्छा, ये सब चीज़ को तो एक ही तरीके से बता सकते हैं। अब इतना मेहनत हुआ नहीं, अब मगर ये दिक्कत क्या है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, तो वैक्सीन बना दिया, खूब पैसा वसूलेगा ये लोग, वही पेटेंट राइट्स करेगा। मगर देखो, जो बेसिक साइंस के लिए जो रिसर्च होता है वो तो खुद स्टेट देता है, कंट्री देता है, यूएस देता है। यूएस में 50 स्टेट है ना। अब देखो, तुमने देखा ना कि जो जब असिस्टेंट प्रोफेसर थी तो वो पेंसिल्वेनिया में थी, यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे रिसर्च चल रहा होगा, तो पेंसिल्वेनिया स्टेट ना उसको पैसा दे रहा होगा, फंड। अब उसी रिसर्च से कोई चीज़ निकला है और ये कंपनी सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ले लेता है, तो गलत बात है ना। ये तो स्टेट के फंडिंग से हुआ था, स्टेट के फंडिंग से तुम्हारा बेसिक साइंस डेवलप हुआ था। और स्टेट का मतलब होता है पैसा का, पब्लिक का पैसा। जब पब्लिक का पैसा से आपका रिसर्च पनपा है, तो काहे का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इतना ज़्यादा, ये है बात, समझे। तो वहाँ पर वही लिखा गया स्टूडेंट कि ये सब जो वर्क हुआ है तुम्हारा यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में हुआ है, समझे। और पूरा देखोगे तो वो 75 मिलियन लगा है इसको करने में। अब देखो, अब ये कैसे आगे गए। अब जब यूनिवर्सिटी में ये आविष्कार हो गया कि mRNA वैक्सीन हो सकता है, तो इसने क्या किया, अपना पेटेंट राइट्स दिया दूसरे को। तो यूनिवर्सिटी लाइसेंस इट्स पेटेंट टू mRNA राइबोथेरेपेटिक्स, उसको दिया। उसने फिर सब लाइसेंस दिया, किसको, सेल स्क्रिप्ट को दिया है। उसने फिर मॉडर्ना को दिया है और बायोटेक को दिया है। मॉडर्ना को भी 75 मिलियन में दिया गया है, $75 मिलियन में दिया है, और बायोटेक को भी 75, इतना पैसा में दिया उसको। तो जैसे पेंसिल्वेनिया का हो गया, तो ये फिर पेटेंट बेचेगा अपना। पेटेंट बेचा जाता है ना स्टूडेंट, इतना पैसा में पेटेंट बिकता है, समझे ना, वो बिकता है। तो वो बिकते बिकते तुम्हारा वो उसके पास आया, मॉडर्ना और बायोटेक, इसके पास आया, तो ये तुम्हारा वैक्सीन बना दिया। ये सब फार्मास्यूटिकल कंपनी सब है, समझे ना, तो नाम इसी का होगा। मैं उसके पीछे का जो तार जुड़ा है वो तुम्हारा यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, और वहाँ पे 2 प्रोफेसर, ये साइंटिस्ट, बात समझे ना। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वो पेंसिल्वेनिया में जो रिसर्च हुआ था वो किसके बेस हुआ था, स्टेट ऑफ पेंसिल्वेनिया के बेस हुआ था। आखिर यूनाइटेड स्टेट्स का उस स्टेट ने पैसा दिया था, और उसके वजह से ही आगे बढ़ा है। और वो पैसा आया कहाँ, स्टेट का, पब्लिक से आया पैसा, और वही तुम्हारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बाद बन गया, और फिर पैसा वसूलेगा, तो गलत बात है ना, समझे। तो देखो, डॉक्टर कैरी को ज्वाइन बायोटेक, देखो फिर वहाँ पे भी डॉक्टर कैरी को गए थे, वही जिन्होंने किया है ये चीज़। बायोटेक गए थे एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इन 2013, ठीक है। उसके बाद देखो कंपनी इनलिस्टेड फाइजर टू डेवलप इट्स, उसके बाद देखो mRNA को मिला, और उसके बाद mRNA वाला वैक्सीन मिला तुमको, उसको फाइजर को, और उसने डेवलप किया 2020 में। तो डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स इज एट द एक्सपेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक फंड, समझ गए ना। तो इसमें इंटेलेक्चुअल वो लगाने की क्या जरूरत है। तो लास्ट में पढ़ोगे स्टूडेंट, जो कॉस्ट और टाइम जो लगा है ना, 1 बिलियन से लेके $2.5 बिलियन लगा। और सबसे बड़ी बात है, जितना ही पैसा लगा होगा तो वो तो स्टेट का ना लगा जी, स्टेट का लगा मतलब पब्लिक का लगा। तो इतना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लेना, इतना ज़्यादा पैसा लेना, इतना महंगा वैक्सीन बेचना, वो लोग के लिए तो ठीक नहीं है। लोग का पैसा सही आप बनाए, ठीक है, ये बात उठाया जा रहा है, समझे ना। ये पूरा यही बात रखा गया है। तो कंपनी सब्सिक्वेंटली कमोडाइज एंड कमर्शलाइज, उसके बाद देखो स्टेट फंडिंग से बना, और बाद में वो करके बहुत पैसा में बेच रहा है वो, समझे। और देखो एक गजब बात है कि जो mRNA वैक्सीन तो इधर तो पहुंचा ही नहीं इंडिया में,
बहुत सारे कंट्री में पहुंचा ही नहीं, ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में ही सीमित रह गया, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारा बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत पैसा में खरीद लिया इसको। तो गलत हुआ कि नहीं हुआ इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो वही सब चीज़ लिखा गया है जो तुम लोग का कोई काम का नहीं है। बात समझ गए ना, हो गया खत्म। आगे देखो 361 जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम एंड देयर रेमेडीज। ये इंडियन एक्सप्रेस पेपर में आया था 29 सितंबर को। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है। वुमेन पावर एंड कैंसर रिपोर्ट, देखो महिलाओं के बारे में बताया है, ठीक है ना। ये लैंसेट कमीशन ने बनाया है, लैंसेट रिपोर्ट है तुम्हारा। देखो लैंसेट के हिसाब से देखा जाए तो 185 कंट्रीज़ में, देखो लैंसेट रिपोर्ट पहले भी मैं बता चुका हूँ क्लास में, बहुत ही प्रतिष्ठित रिपोर्ट है ये, इसको तुम डिनाई नहीं कर सकते। इनफैक्ट सरकार सब भी इस रिपोर्ट को ना अपने प्रोग्राम के लिए यूज़ करती है, प्रोग्राम और पॉलिसी के लिए। तो इसलिए इतना रेलेवेंट रिपोर्ट होता है इसका लैंसेट रिपोर्ट। इनफैक्ट तुम लोग जब यूपीएससी में लिखोगे तो एज पर द लैंसेट रिपोर्ट भी लिख सकते हो, समझे ना। बहुत ही प्रतिष्ठित रिपोर्ट माना जाता है लैंसेट को। तो इसने बताया कि लगभग 185 कंट्रीज़ में कैंसर अभी भी बच्चे लोग वन ऑफ द टॉप 3 लीडिंग कॉजेस ऑफ प्रीमेच्योर डेथ है, यानी कि 3 और भी, यानी कि 3 रीजन है जिसकी वजह से बहुत सारे मौत होते हैं, और 3 रीजन में एक कैंसर भी है, समझे। और जैसे प्रीमेच्योर डेथ हो रहा है, बहुत जल्दी लोग मर रहे हैं, और स्पेशली महिलाओं को बहुत ज़्यादा ये असर कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि महिलाओं को असर कर रहा है, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है। टेस्ट होता है ना, अब डेंगू तो बाबू तब ना होगा तुमको जब तुम छोड़ दोगे और कुछ काम ही नहीं करोगे। यदि अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो हो सकता है कि जो स्थिति खराब होने वाला था समय के साथ वो नहीं होता। अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली स्क्रीनिंग हो जाता, अर्ली डायग्नोसिस होता, बात खत्म हो जाता। मैं यहाँ पे महिलाओं का दिक्कत है कि महिलाओं का अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट ही नहीं होता है, इसलिए बाद में जाकर बहुत जटिल बन जाता है ये कैंसर, समझे, वही बता रहा है। तो ग्लोबली देखो यहाँ पे महिलाओं को बताओ, महिलाओं को यदि अटेंशन मिला है तो केवल रिप्रोडक्टिव रोल के लिए मिला है कि बच्चा का जन्म देगी ये वो सब, ठीक है। इसलिए खाली मैटरनल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे ही बात होता है। मैटरनल हेल्थ मतलब बच्चे का, जब उस समय जब बच्चा वो बर्थ करती है, या रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसी पे बात होता है। व्हाट अबाउट द कैंसर? अभी कैंसर की वजह से बहुत महिला मर रही हैं। हाँ, तो अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है, बेचारे लोग, एक तो एजुकेशन कई लोग को नहीं मिलता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक से हेल्थ केयर नहीं मिलता है। यही रीज़न है कि अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो पाता इन लोग का। अब अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा तो ज़्यादा महिला अपना जान दे देगी फिर, बात समझ गए ना। और मार्जिनल कम्युनिटी में तो और दिक्कत है, और जिस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कम है उस कंट्री में तो और प्रॉब्लम है महिलाओं को लेके। जो सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर है महिलाओं में वो है ब्रेस्ट कैंसर, समझे। ब्रेस्ट कैंसर अभी भी बहुत ज़्यादा ही महिलाओं में है, समझ गए ना। और बहुत सारे, एंड इट कॉजेस एंड ऑक्यूपेशनल इन्वायरमेंट हजार, यानी कि जिस ऑक्यूपेशन में वो रह रही है, जो काम कर रही है, जिस इन्वायरमेंट में रह रही है, वहाँ पे महिलाएं बहुत ही वल्नरेबल है तरह तरह का कैंसर का। उसमें एक तुम्हारा ब्रेस्ट कैंसर भी आता है। अब तुम खुद सोचो कि ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं को है, तो एक तो महिला खुद आके रिवील नहीं करेगी वो चीज़, फिर उसको शर्म लगेगा, थोड़ा स्टीरियोटाइप है। एक सर्विकल कैंसर होता है जो महिलाओं का जो प्राइवेट पार्ट है, उसमें कैंसर भी हो सकता है, तो वो भी आके वो रिवील नहीं करेगी। तो शर्म और लहजा के वजह से भी बहुत सारे महिलाओं का जान जा रहा है स्टूडेंट। तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए यहाँ पे, बात समझे। तो यहाँ देखो, व्हाट अबाउट द इंडिया, इंडिया के बारे में क्या है लैंसेट रिपोर्ट में, तो तुमको तो यही काम है मैन। इसमें कहा गया है कि 63 प्रीमेच्योर डेथ को ना बचाया जा सकता था यदि 100 लोग मर रहे हैं कैंसर की वजह से। हाँ, वो भी 100 लोग, मतलब 100 महिला यदि मर रही है तो 63 महिलाओं को बचाया जा सकता था भारत में। कैसे? यदि अर्ली स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस करवा देते तो हो जाता, अर्ली ट्रीटमेंट हो जाता तो वो बात उतना बढ़ता ही नहीं, और ना वो मरती, बात समझे। 37 कुड हैव बीन अवॉइडेड बाय टाइमली एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट, और 37 जो परसेंटेज है उसको और बचाया जा सकता था यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट उसको होता तो, बात समझे। गजब बात यह है कि पुरुष जो है कैंसर ज़्यादा इंडिया में पुरुष को ज़्यादा है, महिलाओं से ज़्यादा। यदि तुम रेट के हिसाब से कहोगे तो महिला ज़्यादा मरती है। क्यों महिला मरती है तो पुरुष को ज़्यादा है, महिला क्यों मरती है ज़्यादा? महिला इसलिए मरती है कि महिलाओं को अर्ली ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, तो ध्यान ज़्यादा पुरुष की तरफ है। यदि महिलाओं को भी ध्यान देते तो केवल उसका मैटरनल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे ही ध्यान देते हैं, ये सब कैंसर पे ध्यान नहीं दे रहे होते हैं,
बात समझे? तो वही चीज़ बताया, इसलिए ह्यूमन जो इंडियन ह्यूमन का जो वल्नरेबिलिटी है वो डायरेक्ट तुमको दिखता है यहाँ पे इंडिया में। अब यहाँ पे देखो तो क्या रीज़न है कि हेल्थ केयर व्यवस्था महिलाओं को नहीं मिलता है भारत में, है? तो ये इसको समझना है तो तुमको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से समझना होगा, समझे? नंबर 1 देखो, सबसे बड़ी बात है कि एडुकेट नॉलेज नहीं है कि किस किस टाइप का कैंसर होता है हमारे कंट्री में, है ना? जैसे देखो महिलाओं को बहुत तरह कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर, सर्विकल कैंसर, ओवरियन कैंसर, यूटेरिन कैंसर। बात समझ रहे हो? सब तुम्हारा महिलाओं के प्राइवेट पार्ट से जुड़ा हुआ ये चीज़ है। और अर्ली, वही बात है, अर्ली डायग्नोसिस होना चाहिए, है ना? उसके लिए स्क्रीनिंग होना चाहिए, रेगुलर चेक होना चाहिए। ये समझ नहीं है लोगों को। जब ये समझ नहीं है तो वही बहुत बड़ा बात बन जाएगा आने वाले समय में। और दूसरी बात ये है स्टूडेंट कि ज़्यादातर जो डॉक्टर है वो मेल डॉक्टर है, और जो कैंसर हो रहा है तो समझ रहे हो ना, फीमेल का प्राइवेट पार्ट में हो रहा है, तो एक तो शर्म लहज वहाँ पे जा ही नहीं पाएगी महिला। तो इसलिए इट इज़ इंसिडेंटल टू नो डैट कि 17% जो एलोपैथिक डॉक्टर है बस 17% ही महिला है, और उसमें जो बच्चे लोग केवल 6% रूरल एरियाज में है, गांव देहात में केवल 6% महिला है डॉक्टर। तो बताओ कोई भी जाएगा पुरुष ही मिलेगा वहाँ पे, पुरुष के सामने, पुरुष डॉक्टर के सामने में क्या महिला शेयर करेगी वो सब प्रॉब्लम? बात समझे? ये भी एक प्रॉब्लम है। इसलिए कहते हैं कि बेटी लोग को पढ़ाओ, जब बेटी पढ़ेगी तब डॉक्टर बनेगी और लड़की का अच्छे से इलाज कर पाएगी। बात समझ में आ रहा है ना? तो पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। आज ये गर्ल्स लोग नहीं पढ़ी है इसलिए ये स्थिति हो रहा है कंट्री में। तो देखो दूसरा देखो, और दूसरी बात है कि स्क्रीनिंग के लिए तुम्हारा दूसरा टाउन और सिटीज़ में है बड़ा बड़ा कैंप सब, या बड़ा बड़ा तुम्हारा अस्पताल सब। तुमको लगता है गांव से उठ के आदमी इतना ट्रैवल करके जाएगा? तो वो भी एक बहुत बड़ा समस्या है, समझे? महिलाओं के लिए कि स्क्रीनिंग जो हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है, वो बड़े बड़े सिटीज़ और टाउन्स में हो रहा है, तो ट्रैवल करना भी बहुत दुविधा वाली बात है उसके लिए। तो देखो यहाँ वही बताया गया कि ओनली 37 वुमेन हैड एक्सेस टू हेल्थ केयर, यानी कि जो पुरुष, यदि 100 पुरुष बीमार है ना, कैंसर है उसको, तो 67 पुरुष जा सकता है, वो ट्रीटमेंट के लिए जाता है। मगर यदि 100 महिला बीमार है तो मात्र 37 महिला ही जा पाती है ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ पे तुमको साफ साफ समझ में आएगा कि इसलिए महिलाओं का ज़्यादा मौत हो रहा है इसमें। हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स आर फॉर एक्सपेंडेंट एंड न्यू मदर्स। ज़्यादातर जो भारत सरकार का जो प्रोग्राम है तुम्हारा, वो नए मदर्स के लिए, जो मदर्स बनते हैं उसके लिए है। जैसे देखो वुमेन हेल्थ केयर है, अवेयरनेस प्रोग्राम, रेगुलर चेकअप, स्क्रीन फॉर कैंसर, ये जो होना चाहिए था वो लार्जली इग्नोर कर दिया गया। हाँ, ये अलग बात है कि आयुष्मान भारत में जो 50 करोड़ जो आबादी हमारा जो लाभार्थी है उसमें 50% महिला भी आती है, उसमें कोई शक नहीं है। बस सबसे बड़ी बात है कि आखिर कैंसर पेशेंट वाले महिला कितना आती है, सवाल ये है। बात समझे स्टूडेंट? इसलिए महिलाओं को एम्पावर करना होगा, हेल्थ केयर सिस्टम को पहुंचाना होगा, तब जाके तुमको बेनिफिट मिल पाएगा। क्योंकि महिलाओं को नहीं बचाओगे तो फिर कंट्री तो फिर जाएगा। समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं। 362 बहुत छोटा एडिटोरियल है ये देखो। GS पेपर 3 इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, ये हिंदू पेपर में आया था 7 सितंबर को। समझ रहे हो ना? 7 सितंबर पहले वाला, कभी कभी जानते हो बीच में आ जाता है ये। अब देखो यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल क्या बोलते हैं, ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो हमारा जो प्लानेट है वो 3 प्रॉब्लम का सामना कर रहा है, इसलिए अर्जेंट एक्शन होना चाहिए। किसको लेके? बायोडाइवर्सिटी लॉस जो हो रहा है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहे हैं, और पोल्यूशन। अब तुम पोल्यूशन देखो ना, लंग कैंसर जो फेफड़ा में जो कैंसर होता है, इसके वजह से लगभग 1 करोड़ डेथ हो रहा है। ये 2020 का आंकड़ा है, और जो पब्लिश हुआ है तुम्हारा 2023 में बाय WHO। समझ गए स्टूडेंट? और इतना ही नहीं, 2050 जाते जाते स्टूडेंट ये 1 करोड़ तो रहेगा ही, प्लस 30 लाख उसमें और ऐड होने वाला है। प्रिसाइजली कहूँ तो 32 लाख ऐड होने वाला है उसमें। तो आने वाले समय में ये तुम्हारा लंग कैंसर का और ये तुम्हारा संख्या वो बढ़ते चला जाएगा। 10 करोड़ प्लस 32 लाख, सॉरी 1 करोड़ प्लस 32 लाख। बात समझ गए ना? इतना होगा। अब साउथ एशिया जो है, साउथ एशिया जहाँ पे इंडिया भी आता है, साउथ एशिया में लगभग 200 करोड़ आदमी रहते हैं। हमारी स्थिति क्या है? वर्ल्ड का सबसे पोल्यूटेड सिटीज़ है यहाँ पे। दिल्ली देखो, हमारा दिल्ली देखो कितना तुम्हारा पोल्यूटेड है। तो जानते हो कि ऐसे पोल्यूटेड माहौल में रहोगे तो लंग कैंसर सब तो होगा ही होगा, है ना? प्रॉब्लम तो होगा ही होगा, लंग कैंसर,
कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी एलिमेंट जो सांस से रिलेटेड है, तुम्हारा मेंटल इश्यूज़, ये अभी भी बहुत सारे लोग का जान ले रहा है। यदि मैं बात कर लूँ स्पेशली दिल्ली का, तो दिल्ली में देखो एयर तो ऐसा स्थिति है स्टूडेंट, एयर में देखो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, PM 2.5 PM10 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओवी और ट्रोपोस्फेरिक ओजन है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग अपना जान दे रहे हैं। लगभग 3 करोड़ रेसिडेंट्स तुम्हारा इस तरह का सांस ले रहे हैं। 3 करोड़, जानते हो आबादी वही 3 करोड़ है वहाँ पे। तो एयर पोल्यूशन इज़ हाईली ट्रबलसम फॉर सर्टेन पीपल, बहुत सारे लोग के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। जैसे एग्जांपल देखो, जो इंडिया जैसे तुम्हारा जो इम्यूनोकॉम्प्लेक्स, जिसका इम्यूनिटी बहुत गड़बड़ है, ऐसे आदमी यदि गंदा सांस ले रहा है तो उसको दिक्कत है। प्रेग्नेंट महिलाओं को दिक्कत है, चिल्ड्रन को, बूढ़े लोग को बहुत दिक्कत है। तो लैंसन रिपोर्ट के हिसाब से देखोगे तो लगभग 1.67 मिलियन यानी कि लगभग 16 लाख है ना, कह सकते हैं ना स्टूडेंट, हाँ 16 लाख तुम्हारा जो आबादी है वो पोल्यूशन रिलेटेड डेथ का सामना कर रहा है। 2019 में लगभग 16 लाख आदमी मरा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लगभग 18% जो टोटल डेथ हुआ कंट्री में जस्ट बिकॉज ऑफ योर पोल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। हर समय हम कहते हैं कि एक्सीडेंट होता है, इससे 1.5 लाख आदमी मरता है, तो देखो यहाँ कम क्या क्या, उससे ज़्यादा मर रहा है लोग पोल्यूशन की वजह से। मैं समझे, दिस सिटीज़ आर एग्जाम्पल ऑफ गिविंग प्रायोरिटी। अच्छा, हमें दुनिया के बहुत सारे सिटी से सीखना चाहिए। जैसे ग्लोबली हम देख सकते हैं कि स्लोवेनिया का वो सिटी देख लो, है ना, घाना का वो सिटी देख लो, स्पेन का वो सिटी देख लो, बगोटा मेडिलिनी कोलंबिया का वो सिटी देख लो, जहाँ पे ह्यूमन हेल्थ को प्रायोरिटाइज किया गया है और इन्वायरमेंट को उस तरह बनाया गया ताकि पोल्यूशन ज़्यादा ना हो। तो व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो भी दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस उसको एमुलेट करने की, कॉपी करने की ज़रूरत है भारत को भी। कैसे? कार फ्री जोन होना चाहिए, ऐसा जो पार्क हो, आदमी चले, है ना, उसमें कोई कार ना हो आसपास। नंबर 1, ग्रीन स्पेस हो, है ना। अब अर्बन प्लानिंग ठीक से है ही नहीं हिंदुस्तान में, जहाँ मन हुआ वहाँ घर बना रहे हो, जहाँ मन हो रहा वहाँ व्हीकल जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रीन स्पेस होना चाहिए, स्मार्ट अर्बन डिजाइनिंग होना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में लोग को ज़्यादा बिलीव होना चाहिए, वो भी इलेक्ट्रिसिटी वाला हो तो ज़्यादा बेटर है। इलेक्ट्रिक भी चले, जैसे ई व्हीकल सब हुआ, जैसे मेट्रो हो गया, ये ज़्यादा बेटर है ना। इसलिए स्टूडेंट लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, समझे। हाँ, इनोवेटिव बायोटेक्नोलॉजी सब हो जिसका पॉजिटिव रिजल्ट हो सके। देखो चाइना का, चाइना देखो क्लीन एनर्जी और ई मोबिलिटी की तरफ मूव किया कि नहीं किया। और 1980 में, 1990 में बीजिंग और दिल्ली कहीं अलग नहीं दिखता था, दोनों सेम ही था। अब बीजिंग कहाँ से कहाँ पहुँच गया, क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड काम हुआ है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड काम हुआ है। तो भारत में भी ऐसा काम होना चाहिए। इंडोनेशिया देखो, इंडोनेशिया भी कार्बन एफिशिएंट फार्मिंग पे काम कर रहा है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जा रहा है। थाईलैंड और वियतनाम भी इस तरह का देखो, जो ओपन स्ट्रॉ बर्निंग हो, जो पुआल का जो बर्निंग हो रहा था उसको भी कम किया है। और September 7 इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज है। तो इसलिए कम से कम उस डे को भी ऑनर करने के लिए हमें जो वर्ल्ड का जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको एमुलेट करना चाहिए, उसको कॉपी करना चाहिए हमें। बात समझ गए ना। और क्या क्या सजेशन यूनेस्को की तरफ से, क्या क्या सजेशन है, देखो बहुत अच्छा सजेशन है। कार्बन टैक्स लगाना चाहिए सभी फ्लाइट टिकट्स पे। अब तुम लोगों को पता है ये चीज़, जितने भी शिप जाते हैं, शिप के वजह से भी ग्रीन हाउस गैस लगभग 3% रिलीज होता है। एयर के वजह से भी तुम्हारा एयर फ्लाइट जो है उसके वजह से भी लगभग 3% होता है। तो दोनों को पुट टुगेदर करोगे तो 6% हो जाएगा। और टोटल मैं ट्रांसपोर्टेशन वर्ल्ड का कहूँ तो लगभग 20% है। कल भी आया था रैंडम थर्ड्स में 20% है। तो 20% जो एयर पोल्यूशन हो रहा है स्टूडेंट, वो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हो रहा है। 3% तुम्हारा फ्लाइट, 3% तुम्हारा शिप, दोनों को मिला दोगे तो लगभग वही 5-6% हो जाएगा। बात समझो। वहाँ पे यदि इतना हो रहा है तो कार्बन टैक्स लगाओ उस पर। कार्बन टैक्स लगाओगे तो अपने आप थोड़ा सा पैसा आएगा, इन्वायरमेंट के लिए काम करोगे। या फिर डिस्करेज हो जाएगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा क्लीन फ्यूल यूज़ करना चाहिए। और इतना नहीं, यूनेस्को का वर्ल्ड एयर क्वालिटी प्रोजेक्ट है जिसमें कहा गया कि सभी आदमी को, रेसिडेंट्स को बताना चाहिए कि आपका रियल टाइम एयर क्वालिटी डेटा क्या है, कि आप अभी जो रह रहे हो कि आपका क्वालिटी क्या है सराउंडिंग का। तो उस पर भी काम होना चाहिए। हाँ, यूनेस्को का एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है क्लीन ईयर फॉर स्कूल, ताकि स्कूल के बच्चे भी इन्फॉर्म हो सके, एजुकेशन फैल सके, अवेयरनेस प्रोग्राम हो, ठीक है, बच्चों लोग समझ सके। और इतना ही नहीं, यूनेस्को ने भी ये बात कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे स्विच करिए, लाइटिंग सिस्टम को आप LED अरेंजमेंट करिए। LED है कि नहीं हो हमारे लिए, जानते हो ना, ये LED ज़्यादा बढ़िया है। LED क्या होता है, कम खपत करता है इलेक्ट्रिसिटी को, समझे। सोलर पावर वाला होना चाहिए, ऑफिस सब होना चाहिए, समझे ना। हमें कोशिश करना चाहिए कि एयर पोल्यूशन
को हम कर्ब करें, उसके लिए हमें ग्रीन सोल्यूशन लाना चाहिए, अर्बन फॉरेस्ट्री होने चाहिए, पार्क होने चाहिए, ग्रीन कॉरिडोर होना चाहिए, साइकिल वाला पार्क होना चाहिए, आदमी साइकिल से यात्रा करे, समझे। और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का लोग यूज़ करें, डीजल को ख़त्म कर देना चाहिए, समझे ना, पेट्रोल को भी थोड़ा कम कर देना चाहिए, बायोडीजल तुम्हारा जो है एथेनॉल ब्लेंडिंग है उसको और बढ़ाना चाहिए। तो ये सब ये हाइड्रोजन फ्यूल जो हमारा चल रहा है उस पर काम होना चाहिए। ये सब काम करेंगे तब जाके एयर पोल्यूशन कम होगा। और इसके साथ बायोडाइवर्सिटी लॉस तो हो ही रहा है, क्योंकि एक का तार दूसरे के साथ जुड़ा है। अब जब वो होगा तो फिर क्लाइमेट चेंज होगा, तो सब इंटर रिलेटेड है, समझ गए ना, दैट्स इट।